गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 9 मार्च 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न यहाँ दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। हाल ही में किसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर से हैं, यहाँ देखिए सिंगापुर से हैं टी राजा कुमार। इनको 1 जुलाई 2022 से इनका कार्यकाल शुरू होगा और ये डॉक्टर मार्कस प्लेयर जो जर्मनी के हैं इन्हीं का जगह लेंगे। अर्थात FATF का वर्तमान में प्रेसिडेंट यही हैं और इनके जगह पर 1 जुलाई 2022 से आएंगे ये टी राजा कुमार जो सिंगापुर से हैं। और कुछ न्यूज हमको लगता है कल ही या परसों के क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था एक प्रश्न इसी से संबंधित। ये है, देखिए FATF के द्वारा हाल ही में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में की सूची में बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इसके साथ एक और पॉइंट है, FATF ने संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE को वॉच लिस्ट सूची में शामिल किया गया है। क्या होता है FATF, क्या होता है ग्रे लिस्ट, क्या होता है ब्लैक लिस्ट, ये सब हम लोग अभी आगे यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। FATF फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF क्या है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए किसी देश पर निगरानी रखता है। कहने का मतलब है कि कोई देश यदि मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण करता है तो इस तरह की एक्टिविटी को देखने के लिए का काम ये करता है FATF। और वैसे देश जो इस तरह की एक्टिविटी में शामिल होते हैं उनको FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। तो ग्रे लिस्ट में शामिल करने पर क्या पाबंदियां उन देशों पर लगता है, तो देखिए जब किसी देश में मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए किसी देश को रणनीतिक कमियों को दूर करने का मौका दिया जाता है, अर्थात किसी देश में मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी गिरोह को संगठन को वित्तपोषण दिया जा रहा है, तो वैसे देशों पर जब FATF को पता चलता है तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल देता है और उसको एक मौका देता है कि आप उन सभी कमियों को दूर कीजिए, वैसे एक्टिविटी से दूर रहिए। और मौका देता है जब तक मौका देता है तब ग्रे लिस्ट में डाला गया रहता है। और ब्लैक लिस्ट में कब डाला जाता है, ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है जब कोई देश जिसको मौका दिया रहता है ग्रे लिस्ट में डालने के बाद कि सुधार कर लो, अगर वो सुधार नहीं करता है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषित ऐसे एक्टिविटी से संलिप्त रहता है, सुधार नहीं करता है, तब उस देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और डालने से क्या होता है, जब ब्लैक लिस्ट में कोई देश अगर आ जाता है FATF का, तब होता क्या है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो है उससे उसको ऋण कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दिया जाता है, उससे उसको वंचित किया जाता है। तो यही है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का स्थापना 1989 में, हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में है डॉक्टर मार्कस प्लेयर। और इसके बाद में होंगे नेक्स्ट में टी राजा कुमार, जिसकी प्रश्न पर आज हम लोग इसी पर आधारित प्रश्न भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बनेंगे टी राजा कुमार, कब से, 1 जुलाई 2022 से। तो इतना क्लियरेंस करके मैंने आपको ये दिया, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को पसंद आए होंगे। चलिए, तो ये ऑप्शन, ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो गए। ऑप्शन से हम लोग चलते हैं और प्रश्न पर ही आधारित, क्योंकि ये नियुक्तियों पर आधारित, ये अपॉइंटमेंट पर आधारित प्रश्न था, तो ऑप्शन से मैं आपको हाल फिलहाल की कुछ नई नियुक्तियां काफी इंपोर्टेंट हैं और लेटेस्ट न्यूज में अपडेट रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, जुनैद कमाल अहमद, इनको हाल ही में वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे, जुनैद कमाल अहमद को वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष। वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो जुलाई 1944 में, स्थापना जुलाई 1904 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो USA के वाशिंगटन DC में है। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड मलपास है, डेविड मलपास। तो ये है प्रेसिडेंट डेविड मलपास।
अध्यक्ष अर्थात अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है, जुनैद कमाल अहमद को। चलिए झांग मिंग, इनको हाल ही में SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया महासचिव बनाया गया है, झांग मिंग को। झांग मिंग दोस्तों, इसमें थोड़ी सी अभी टेक्निकल कुछ इशू आ गई थी। देखिए, तो झांग मिंग SCO अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। संघाई का ये SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चाइना की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। बीजिंग का स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, BEIJING, बीजिंग होता है। ये चाइना की राजधानी है, यहीं पे SCO का हेडक्वार्टर। और SCO का स्थापना कब हुआ था, 15 जून 2001 में। SCO में परमानेंट कुछ जो मेंबर्स हैं, कंट्री हैं, उनका नाम मैं बताता हूँ। कौन कौन है SCO के सदस्य, तो चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अपना देश भारत, पाकिस्तान और ईरान, ये सभी SCO के सदस्य हैं। तो झांग मिंग SCO के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। उर्जित पटेल, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अपने इंडिया से हैं। और कौन है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर हैं। इनको हाल ही में AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है, उर्जित पटेल को। AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था, 16 जनवरी 2016 में। इसका भी हेडक्वार्टर चाइना की राजधानी बीजिंग है। और इसमें मेंबर कंट्री 103 है और ये डाटा अक्टूबर 2021 तक का है। अभी तक AIIB में 103 सदस्य हैं अक्टूबर 2021 तक के अनुसार। और AIIB के प्रेसिडेंट कौन है, तो जीन लीकून है। जीन लीकून ये हैं इसके प्रेसिडेंट। और इसके उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये उर्जित पटेल को बनाया गया है, अपने देश से हैं, RBI के पूर्व गवर्नर हैं। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी एक्स्ट्रा ये सभी फैक्ट्स हमने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। यदि आए हैं तो प्लीज़ अभी लाइक बटन दबा दीजिए। और लास्ट में मैं नहीं कहूँगा कि अभी क्लास रोक कर कीजिए, लास्ट में ही सही, लास्ट में अपना कुछ सेकंड देकर इस क्लास को अपने अन्य एजुकेशनल जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, जहाँ भी, वहाँ पे जरूर शेयर करें दोस्तों। अन्य दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर ये क्लास एक बार कम से कम शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं, बेल आइकन दबा दिए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर आप लोग जरूर करें दोस्तों, इतनी अपेक्षा मैं आप लोग से करता हूँ इतनी मेहनत के बाद। तो आप लोग का सहयोग से ही ये चैनल ग्रो कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना लॉन्च किया गया है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मातृशक्ति उद्यमिता योजना। तो ये योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। 8 मार्च 2022 को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये स्पेशल एक प्रश्न अभी नीचे इसमें लिस्टेड है, वो भी हम लोग देखेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ये महिला उद्यमियों को सहयोग के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत वैसे महिला उद्यमी जिनका वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, उनको 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन अर्थात ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। योजना शुरू किया है ये हरियाणा सरकार ने, तो देखते हैं उसके बारे में। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। चलिए ये सब रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। ऑप्शन से देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण हाल फिलहाल की न्यूज जो आपके एग्जाम के पार्ट बनेंगे। तो राजस्थान की न्यूज में है, तो हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो ये राजस्थान सरकार ने। राजस्थान राज्य का स्थापना कब हुआ है, तो ये 30 मार्च, इसी माह में 30 मार्च 1949 को इसका स्थापना हुआ है। और राजस्थान का राजधानी कहाँ है, जयपुर है। मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्रा हैं। तो ये सभी फैक्ट्स इसमें याद रखेंगे। चलिए असम की न्यूज में है, तो असम सरकार के द्वारा हाल ही में असम सरकार के द्वारा छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने, उनके कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका, प्रोजेक्ट आरोहण। ये है योजना प्रोजेक्ट आरोहण, ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। असम का राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर है।
असम राज्य का स्थापना कब हुआ है? तो देखिए, भारत का संघटक राज्य के रूप में अर्थात कंस्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में इसे 15 अगस्त 1947 को मान्यता दिया गया और भारतीय राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा इसको कब प्राप्त हुआ? तो वो मिला 26 जनवरी 1950 को। और मुख्य असम का राजधानी दिसपुर मैंने बताया। मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा है मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? तो प्रोफेसर जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। तो ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे इसी तरह से जैसे मुझे याद है। मध्य प्रदेश की न्यूज में है तो हाल ही में संत रविदास रोजगार योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ये सभी फैक्ट्स आप भी इस तरह से याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी आपको इस तरह से क्लास मैंने जो उपलब्ध करा रहा है ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विथ नारी शक्ति पुरस्कार 2020? हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर इला लोध। इला लोध को नारी शक्ति सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। ये कौन है? तो त्रिपुरा स्वास्थ्य सेवा के ये पूर्व निदेशक हैं डॉक्टर इला लोध और इनको मरणोपरांत ये नारी शक्ति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जो अभी वर्तमान में हम लोग के हैं उनके द्वारा 2020 और 21 के लिए कुल 29 लोगों को ये नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण सामाजिक कल्याण के लिए महिलाओं की अथक सेवा को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को इसी अवसर पर प्रदान किया जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जो ये सम्मान हम लोग ऑप्शन के थ्रू देखेंगे जो आपके एग्जाम्स की पार्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, नीना गुप्ता, इनको हाल ही में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रामानुजन पुरस्कार मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में युवा गणितज्ञ को दिया जाता है। महान मैथमेटिक्स कौन थे? रामानुजन जो थे हम लोग के देश के, उन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष युवा गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है जो कि इस बार नीना गुप्ता को दिया गया है और ये 2021 वाला पुरस्कार है। चलिए, योहान पूनावाला, इनको हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है योहान पूनावाला को। बाबूराम, इनको हाल ही में अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। किनको? बाबू राम को। 73 इस बार गणतंत्र दिवस जो हम लोग मनाए हैं 2022 में कौन सा एडिशन था? वो 73वां था, 73rd। तो ये 73वें गणतंत्र दिवस 2022 समारोह में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक थे ये बाबूराम। इनको मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उनके पत्नी और उनके बच्चे ने रिसीव किया 26 जनवरी को। मैंने लाइव उसको देखा भी था। काफी एक वो सम्मानित और काफी एक इमोशनल पल होता है क्योंकि वो व्यक्ति तो देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन बहुत बड़ा सम्मान होता है ये किसी सैनिक के लिए, सेना के लिए, अशोक चक्र। चलिए, डिफेंस लेवल की कोई भी कर्मी के लिए। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऑप्शन से ये सभी जानकारियां रहे, इसमें आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन ऑनर्ड टू होस्ट द G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स समिट? हाल ही में G7 की कृषि मंत्रियों का शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश के द्वारा करने का घोषणा किया गया है? ये किया गया है जर्मनी के द्वारा G7 के कृषि मंत्रियों का शिखर सम्मेलन। वैसे G7 का शिखर सम्मेलन जो होगा वो भी ये जर्मनी को ही सौंपा गया है, इसीलिए G7 से संबंधित अन्य जो भी इसके सम्मेलन होंगे अंदर में वो भी जर्मनी ही इसको मेजबानी करेगा। तो इसका जवाब भी जर्मनी ही है। और इसमें कुछ और हम लोग देखते हैं। देखिए G7 क्या है? G7 का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ 7। ये 7 शक्तिशाली राष्ट्रों का एक संगठन है। तो वो 7 देश कौन कौन है? देखिए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। तो ये 7 देश हैं ग्रुप ऑफ 7 में। ये 7 शक्तिशाली राष्ट्रों का एक संगठन है। चलिए, जर्मनी में ये होगा शिखर सम्मेलन कृषि मंत्रियों का G7 का। तो जर्मनी के बारे में देखिए, राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो चलता है और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज हैं। इसके पहले कौन थे? एंजेला मार्केल थे, 16 वर्षों से अधिक रही हैं वो, अब है ओलाफ स्कोल्ज। प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीमनियर, अभी यहाँ पे जर्मनी के राष्ट्रपति हैं।
चलिए कुछ महत्वपूर्ण ये देख लेते हैं हम लोग, ये न्यूज से संबंधित प्रश्न है तो कुछ ये भी देख लेते हैं। हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं और आपके एग्जाम्स के पार्ट्स बनेंगे। ढाका में हाल ही में स्टडी, इसको लिख देता हूं मैं, स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 समिट जिसको कहेंगे, 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और फ्रांस का क्यों न्यूज में है तो वन ओशन समिट, इसको लिख देता हूं मैं, वन ओशियन समिट 2022, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, किस देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है तो फ्रांस के द्वारा। वन ओशन समिट 2022 की अध्यक्षता फ्रांस ने किया है। चीन की न्यूज में है तो ब्रिक्स शेरपा बैठक 2022 का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है तो ये चाइना के द्वारा किया गया है। ब्रिक्स शेरपा बैठक 2022, ब्रिक्स क्या है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 राष्ट्रों का एक संगठन है जिसे ब्रिक्स के नाम से जानते हैं, इसे भी याद रखिएगा। और 2021 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो अपना इंडिया के द्वारा इसका मेजबानी किया गया था। इंडियन नहीं, इंडिया। देखिए ये सीरियली चलता है, जैसे इंडिया हम लोग को पता चला कि 2021 में इंडिया ने इसकी अध्यक्षता किया था ब्रिक्स का, तो इसके बाद कौन करेगा, ये सी आ रहा है, सी का मतलब चाइना, उसके बाद कौन करेगा, एस अर्थात साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डे इंटरनेशनल वुमेन्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, ये मनाया गया है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का विषय क्या है, थीम क्या है तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ये इसका थीम है 2022 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। और ये पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1977 में अपनाया गया था इस दिवस को। और यह दिवस महिलाओं की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक वैश्विक अवकाश है, दिन है, जिसे मनाया जाता है। और महिला अधिकार आंदोलन में एक केंद्र बिंदु भी है जो लैंगिक समानता, प्रजनन अधिकार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों पर ये दिवस ध्यान आकर्षित करता है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। चलिए ऑप्शन से कुछ महत्वपूर्ण डेज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे मार्च के। तो 4 मार्च को क्या मनाया गया है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा अपना 53वां स्थापना दिवस अर्थात रेजिंग डे मनाया गया है 4 मार्च को। CISF का स्थापना कब हुआ था, 10 मार्च 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो न्यू दिल्ली है। और इसके महानिदेशक CISF के अभी कौन है तो सीलवर्धन सिंह इसके महानिदेशक हैं। 7 मार्च को क्या मनाया गया है तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे 7 मार्च को मनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 3 मार्च। 3 मार्च को क्या मनाया गया है, ऑप्शन क्या है यार, 7 मार्च अभी मैंने क्या चर्चा किया, 4 मार्च, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है दोस्तों। ये CISF का जो मैंने बताया, माफी चाहता हूँ, ये उसको थोड़ा मैं ऊपर नीचे ऑप्शन को ही मैंने जो अभी रिटर्न किया था पढ़कर लास्ट में क्लास करने से पहले जो इसको देखा था, ऊपर नीचे ऑप्शन मैंने दे दिया है। CISF के बारे में फिर से देख लीजिए। CISF अपना 53वां स्थापना दिवस रेजिंग डे कब मनाया है तो ये 6 मार्च को मनाया है दोस्तों, इसको क्लियर कर लीजिएगा। 6 मार्च को CISF अपना स्थापना दिवस मनाया है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन सही है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये ऑप्शन को आप ऐसे समझिए फिर से, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च अर्थात नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को मनाया गया है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। और उसके बाद है 7 मार्च। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है और जन औषधि दिवस का ये 4th एडिशन था, चौथा जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया है। 3 मार्च को क्या मनाया गया तो विश्व वन्य जीव दिवस अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये मनाया गया है कब तो 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, ये ऊपर नीचे होने के कारण ऑप्शन, माफी चाहता हूँ उसके लिए, मैंने उसको पुनः आपको क्लियर कर दिया। अगर कंफ्यूजन हो तो पुनः थोड़ा सा पीछे जाकर इस प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा, मैंने क्लियर कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण मुझे अफसोस है कि आप लोग को ये कुछ सेकंड आप लोग का एक्स्ट्रा गया, माफी चाहता हूँ इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से भी इतने सारे फैक्ट्स मिले, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। चलिए अब एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और देखते हैं। रिसेंटली विच इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। MSME मंत्रालय के द्वारा महिला उद्यमियों को सहयोग के लिए
कौन सा पहल शुरुआत किया गया है? तो ये है समर्थ। समर्थ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा ये महिला उद्यमियों का सहयोग के लिए समर्थ पहल या योजना के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? तो इसके तहत मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें इच्छुक और मौजूदा महिला उद्यमियों के लिए आवंटित किया जाएगा। 2022-23 में लगभग 7,500 से ज्यादा महिला उद्यमियों को इससे फायदा होगा, ऐसा कहना है एमएसएमई मंत्रालय का। एमएसएमई मंत्रालय के बारे में और देखते हैं। फुल फॉर्म एमएसएमई का यही होता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और अभी एमएसएमई मंत्री कौन है, मिनिस्टर कौन है? तो नारायण राणे हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खान को। उस्ताद अमजद अली खान को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे पहले इनको, उस्ताद अमजद अली खान को 2001 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, इससे भी सम्मानित किया गया है। यह है दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत का। तो पहला क्या है? तो पहला है भारत रत्न, भारत रत्न। दूसरा है ये पद्म विभूषण। उसके बाद क्या होता है? पद्म भूषण, पद्म भूषण होता है। उसके बाद पद्म श्री होता है। ये सब सीरियल वाइज इसे घटते क्रम में या ऊपर जाइए तो बढ़ते क्रम में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं भारत के अपने देश में। चलिए नेक्स्ट है, वेयर हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड माइक्रोसॉफ्ट टू सेट अप द लार्जेस्ट डाटा सेंटर एरिया इन इंडिया। हाल ही में कहाँ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा फिर से सुन लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने का घोषणा हुआ है। कहाँ पे करेगा? तो ये हैदराबाद, जो तेलंगाना राज्य का राजधानी है। चलिए, तो ये वहां पे इसको स्थापित करेगा। भारत का या दुनिया का नहीं, भारत का ही है सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र। और यह माइक्रोसॉफ्ट पोर्टफोलियो को क्लाउड डाटा समाधान, एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उत्पादकता उपकरण आदि में पेश करेगा। इसका उपयोग किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। इसमें से भी आते हैं आपको प्रश्न एग्जाम्स में। माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्ट में एमएस कहते हैं, इसी से बनता है वो, जैसे हम लोग कहते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, वो सब होता है। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ और चेयरमैन कौन है? तो सत्य नडेला है और ये अपने इंडिया से हैं। गर्व की बात है, इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ भी अपने इंडिया से हैं। इसके अलावा गूगल, जो कि उसके भी सीईओ सुंदर पिचाई, वो भी अपने इंडियन ही है। इसके अलावा ट्विटर का भी जो पराग अग्रवाल हैं सीईओ, वो भी अपने इंडिया से ही हैं। ये सभी फैक्ट्स आपको भी दोस्तों जुबान पर ऐसे रहना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को एग्जाम्स देने, आपको इस तरह हमसे ज़्यादा याद होने चाहिए। चलिए, डेली बस करंट अफेयर्स क्लास डेली अटेंड कीजिए। आपको इतना कुछ बिना रटे रटाए ऐसे ही इस तरह से बस अटेंड करिएगा तो बहुत कुछ आपको ऐसे दिमाग पर ऐसे ही शिफ्ट कर जाएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से सभी उपयोगी होंगे। माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना 4 अप्रैल 1975 में, हेडक्वार्टर इसका रेडमोंड वाशिंगटन यूएसए में है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस दिन विश्व टेनिस दिवस मनाया गया है? ये वर्ल्ड टेनिस डे मनाया गया है 7 मार्च को। प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के पहले सोमवार को ये मनाया जाता है, जो कि इस बार पड़ा है 7 मार्च को, विश्व टेनिस दिवस। और यह दिवस टेनिस खेल प्रतियोगिता में नए टेनिस खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। इस दिवस को मनाते हुए तो प्रत्येक सोमवार को मनाया जाता है मार्च महीने का, और इस बार पड़ा है 7 मार्च को। तो इस वर्ष का पूछे तो 7 मार्च, नेक्स्ट ईयर का वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगली बार सोमवार किस दिन पड़ेगा को देखना पड़ेगा। वैसे कैलेंडर क्लास हम लोग करेंगे तो आप अभी जैसे मैंने कहा कि अगले वर्ष मार्च महीने का सोमवार कौन दिन पड़ेगा, पहला सोमवार पता नहीं, तो वो हम लोग कैलेंडर के हिसाब से तुरंत निकाल लेंगे सेकेंड्स में। तो उसके लिए मैं स्पेशल क्लास लेकर जल्दी आ रहा हूँ, वहां से आप कैलेंडर को सीखिएगा। चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कौन सी पेंशन योजना लॉन्च किया गया है? तो डोनेट अ पेंशन, ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, डोनेट अ पेंशन। देखिए, पहले से असंगठित क्षेत्र के कारीगरों के लिए, मजदूरों के लिए ये योजना तो चल ही रहा है पेंशन उठाने के लिए, जिसमें क्या होता है 18 से 40 वर्ष के बीच जो भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो जिनका आय 15,000 रुपए तक है या उससे कम है, वे लोग 55 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच प्रीमियम, ये निर्भर करता है उनके उम्र पर। सबसे अगर 18 वर्ष उम्र है तो उनको प्रीमियम प्रत्येक महीना 55 रुपया देना होगा। उसके बाद अगर मैक्सिमम 40 वर्ष है तो उनको 200 रुपये देना होगा। बीच में इसके जितने भी एज के लोग आएंगे वो इसी अमाउंट के बीच में उनका प्रीमियम भी बनेगा। तो इतनी प्रीमियम देकर लोग 60 वर्ष का जब होंगे तो उनको प्रत्येक महीने 3,000 रुपए का मासिक पेंशन मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी योजना है, जो लोग इसको समझ गए हैं जरूर ले लेना चाहिए,
श्रमिक वर्ग को। तो ये योजना तो पहले से लागू है ही। अभी ये जो डोनेट और पेंशन योजना लॉन्च किया गया है, इसमें क्या है, तो ये जो प्रीमियम देना है मजदूर खुद से देते हैं, लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति कोई चाहता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई मजदूर काम करता है, कोई छोटी मोटी आपकी व्यवसाय है, उसमें अगर मजदूर कार्य करता है, आपके घर पर अगर कोई कार्य करता है, उसको अगर आप चाहते हैं कि ये योजना उसको दे दिया जाए कि ताकि वो 60 वर्ष का हो तो 3000 रुपये का मासिक पेंशन उसको मिले, तो उसका प्रीमियम अगर आप भरते हैं, अगर आप हर साल भरने लगते हैं, हर महीने भरने लगते हैं, आपके अकाउंट से उसको लिंकअप किया जाता है कि आपके अकाउंट से उसका प्रीमियम जमा होने लगे, तो यही सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना है डोनेट अ पेंशन, ताकि उसका 60 वर्ष का जब उम्र हो तो उसे भी पेंशन मिले। तो यही है डोनेट अ पेंशन स्कीम के बारे में मैंने आपको आसान भाषा में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भी कौन है? श्री भूपेंद्र यादव हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे इस्पात राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये NMDC को, अर्थात नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अर्थात NMDC को इस्पात राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसको देखिए, NMDC जो है देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, इसको इस्पात मंत्रालय के द्वारा 2018-19, 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार और 2019-20 के लिए इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार इसी को दिया गया है। और NMDC लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाली खनिज उत्पादक है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का दोस्तों। Recently, by which name naval exercise has been organized between India and Sri Lanka? इन भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में कौन सी नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है? इसका जवाब मैंने पिछली क्लास में दिया था, आप लोग को बताया था काफी डिटेल में। ये बाकी ऑप्शंस के बारे में भी मैंने बताया था। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद होंगे। अगर याद है तो भी, नहीं याद है तो गूगल सर्च कीजिए और करके जरूर इसका जवाब कमेंट में दीजिए, ताकि आपको ये प्रश्न हमेशा के लिए, एटलीस्ट एग्जाम तक के लिए याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे, पसंद आए होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। लास्ट में अपना, अब तो लास्ट आ ही गया, कुछ सेकंड्स देकर आप अपने कुछ सेकंड्स के सहयोग से हम लोग को सहयोग करें। सहयोग करने का मतलब है कि इस क्लास को, इस सेशन को अपने एजुकेशनल अन्य जो भी ग्रुप्स हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको इसको शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और निश्चित मिले। तो दोस्तों, आप लोग से ये अपेक्षा हम जरूर करेंगे कि इस क्लास को अन्य एजुकेशनल ग्रुप्स, दोस्त लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे जरूर शेयर करें। लेकिन हाँ, केवल एजुकेशनल ग्रुप में ही शेयर करेंगे, अन्य कोई टाइम पास का ग्रुप है तो वहाँ पे इसको शेयर ना करेंगे, कोई फायदा नहीं उससे। केवल एजुकेशनल ग्रुप में ही शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से उम्मीद करता हूँ ये जरूर आप लोग सहयोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।